अब बात करते हैं हिजाब के मसले की, जो पिछले कुछ महीनों से भारत में विवाद का विषय बना हुआ है। उस पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर पाबंदी के कर्नाटक सरकार का आदेश बरकरार रखा जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। क्लास में हिजाब पहनने पर पाबंदी जारी रहेगी। कर्नाटक सरकार के आदेश पर मुहर लगाते हुए हिजाब बैन के खिलाफ दायर की गई सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी आदेश के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। पिछले दिनों हिजाब पहनने और इस पर पाबंदी की मांग पर कर्नाटक समेत देश भर में प्रदर्शन हुए थे। और हाईकोर्ट के इस फैसले की कुछ बड़ी बातें, उन पर एक बार गौर कर लेते हैं। हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। यूनिफॉर्म तय करना मौलिक अधिकार पर वाजिब प्रतिबंध। सरकारी आदेश के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। हिजाब विवाद के पीछे छिपे हुए हाथ हो सकते हैं। ड्रेस कोड को लेकर 2004 तक सब कुछ ठीक था। हम निराश हैं कि अचानक ये मुद्दा कैसे पैदा हो गया। हिजाब मुद्दे को जरूरत से ज्यादा हवा दी गई। समाज में अशांति और द्वेष फैलाने की कोशिश हुई। हम तुरंत और प्रभावी जांच की उम्मीद करते हैं। But I have to say that it is important in our religion. It is an important aspect in our religion that we have to wear the hijab. In some surah, it's in An-Nur, in its 31st verse, it's written that every Muslim woman should wear a veil, which the head should cover and the chest should cover. It's written in that, and the High Court itself is denying that. Like, which way, we don't know to explain them. We have so much hope in them. वहीं हिजाब के मामले पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी असहमति जताई है। उन्होंने न्यायालय के इस निर्णय को संविधान की प्रस्तावना में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बताया। हिजाब के मामले को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है असदुद्दीन ओवैसी, जो कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं। इसको मानता हूं सही फैसला नहीं है। ये सही फैसला इसलिए नहीं है कि कर्नाटका ऑनरेबल हाईकोर्ट ने फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और कॉन्शियस को उन्होंने सस्पेंड किया जजमेंट के तहत। और संविधान का जो प्रियम्बल है वो ये कहता है कि हर भारत के नागरिक को लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ ऑफ फेथ है एंड वर्शिप है। तो ये तमाम चीज़ों को ये सस्पेंड करता है। इसीलिए हम इस जजमेंट से डिसएग्री करते हैं, इसको सही फैसला नहीं मानते। और तीसरी बात यह है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। भाई, अगर एक मुसलमान को भी इख्तियार नहीं है कि अगर कोई लड़की हिजाब पहनती तो कहे कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। आप कौन होते डिसाइड करने वाले? एसेंशियल है ही नहीं है। और चौथी बात यह है कि अगर मैं हिजाब पहन रही हूँ तो मेरा इंडिविजुअल राइट है। वो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल राइट है, वो मेरे और मेरे खुदा के बीच में है। राइट टू कॉन्शियस तो वही है। लेकिन सुनिए, और आप हिजाब को बैन कर रहे हैं। भाई, हिजाब पहनने से किसको हार्म क्या हो रहा है? कोई रोड पर चक्का जाम हो रहा है, मंगलूर की पत्थरबाजी हो रही है, हार्म उसमें किसको हो रहा है? मेरे बेटी के हिजाब पहनने से किसी को हार्म क्या हो रहा है? हार्म तो है ही नहीं उसमें। और अफसोसनाक बात यह है कि आप अब एक चॉइस दे दिए हैं, या तो हिजाब पहनो या शिक्षा छोड़ दो। ये कैसे होगा? अबे, वो तो शिक्षा हासिल करना चाह रही थी हिजाब पहनकर, और उनको राइट है संविधान के तहत, वो पहनना चाहिए, वो राइट टू कॉन्शियस है उनका। लेकिन बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि जो विरोध करने वाले की साजिश की साजिश है। भाई, यूनिफॉर्म आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, झूठ है। यूनिफॉर्म पहनने से स्कूल में नहीं मालूम होता है कि कौन गरीब बाप की बेटी है, कौन अमीर बाप की बेटी है? क्या यूनिफॉर्म पहनने से नहीं मालूम होता है कौन किस कास्ट का है, कौन अपर कास्ट का है, कौन लोअर कास्ट का है, कोई दलित है, कोई ओबीसी है? और यही सरकार, आयरलैंड की सरकार ने जो वहाँ की पुलिस को इजाज़त दी कि वो पगड़ी और हिजाब पहने, तो आपने वेलकम किया। यहाँ पर क्यों वेलकम नहीं कर रहे हैं आप? राइट, ये डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सिर्फ मेरे रिलीजन को, मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है।
आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि मैं ये नहीं पहन सकता हूं, तो ये तो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं, इवन तालिबानी सोच तक कहा जा रहा कहाँ तालिबानी सोच है? डेटा देखे जाकर, कर्नाटका और तेलंगाना में जो मुस्लिम लड़कियां स्कूल में पढ़ रही हैं वो हिंदू बेटियों के बराबर पढ़ रही हैं, तो तालिबानी सोच है। अरे भाई पढ़ना चाह रहे हैं ना, शिक्षा हासिल कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं उनको। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने फैसले का स्वागत करते हुए सभी पक्षों से इसे मानने की अपील की है। आइए सुन लेते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कल के हमले का असर आज भी दिख रहा है। इस मामले को लेकर सरकार में साझेदार बीजेपी भी नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं विपक्षी दल आरजेडी ने आज विधानसभा में जमकर हंगामा किया। आरजेडी से स्पीकर और सदन का अपमान बताते हुए नीतीश कुमार से माफी की मांग कर रही है। भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। नीतीश कुमार ने स्पीकर पर असंवैधानिक तरीके से काम करने का आरोप लगाते हुए कल खूब खरी खोटी सुनाई थी। कई काले दिन हमने इस सत्र में या पिछले सत्रों में हम लोगों ने देखा। ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है कि इस प्रकार का व्यवहार मुख्यमंत्री जी की ओर से रहा। आप मुख्यमंत्री हैं, लीडर ऑफ द हाउस और कस्टोडियन ऑफ द हाउस। स्पीकर को आप डिक्टेट कर रहे थे, आप झाड़ लगा रहे थे। लोकतंत्र कहाँ बची फिर? हमको जहाँ तक लगता है कि मुख्यमंत्री को माफी जो है अध्यक्ष से मांगनी चाहिए। अनजाने में हुई मिसाइल फायरिंग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि 9 मार्च को पाकिस्तान के 125 किलोमीटर अंदर मियां चन्नू में एक भारतीय मिसाइल जा गिरी थी। उन्होंने कहा कि यह घटना खेदजनक है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्ट्रक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मुंबई में अचानक गर्मी बहुत बढ़ गई है। पारा भी 36 के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी दी है। अचानक से बढ़ी गर्मी से राहत पाने के लिए लोग छांव का सहारा ले रहे हैं और गन्ने का रस पीते दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में गर्मी बहुत बढ़ गई है। सूर्य इतनी तेजी से तप रहा है कि लोग पसीने पसीने हो जा रहे हैं और प्यास ज़्यादा लग रही है। इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए गन्ने के इस दुकान पर, गन्ने के रस के इस दुकान पर जाता था। सब लोग गन्ने के जूस पीते हुए फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि जो उत्तर पश्चिम भारत की जो हवाएं हैं वो इस तरफ तेज़ी से बढ़ रही हैं। नतीजा जो समुद्री हवा है वो आ नहीं पा रही है, उसकी गति धीमी हो गई है। यही वजह है कि पारा बढ़ गया है और लू की भी चेतावनी दी गई है कि लू भी चल सकती है 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च यानी कल तक। लिहाजा लोग हाल बेहाल हैं, गर्मी से पसीने सभी के छूट रहे हैं। तो आप लोग ये अक्सर इस तरह के पीते हैं ये गन्ने का जूस, या गर्मी बहुत बढ़ गई इसलिए ज़्यादा पी रहे हैं? सर एक्चुअली बहुत ज़्यादा 2 दिन से मेरे को बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। देखिए पसीना हो गया पूरा अंदर से और गर्म सहा नहीं जा रहा है। सर ये बताइए कि क्या अभी कुछ खपत बढ़ गई क्या अचानक से? क्या सर?
अभी कुछ गन्ने के रस की खपत, जूस की खपत बढ़ गई अचानक से? कब से क्या? ये अब 2-3 दिन से जो गर्मियाँ पड़ रही हैं, उसकी वजह से जो है गन्ने के जूस की बिक्री बढ़ गई है। कितना अनुपात में कितना बढ़ गया होगा? पहले कितने आ रहे थे? पहले तो बहुत कुछ नहीं था, अभी ये समझ लो कि 2-3 दिन से धंधे हो रहे हैं, बाकी अभी तक पहले धंधा था नहीं। जिस तरह से मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि लू चलने वाली है, तो लिहाजा लोग अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए इस तरह से गन्ने के जूस का सहारा लेते दिख रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वहीं बनारस के मणिकर्णिका घाट पर आज शिव भक्त चिता भस्म की होली खेल रहे हैं। जलती हुई चिताओं के बीच अबीर, गुलाल और चिता भस्म की यह होली अनूठी होती है। बनारस में होली की शुरुआत जो है वो शिवरात्रि से ही शुरू हो जाती है। जब बाबा विश्वनाथ का माता पार्वती से शादी होती है तो उस समय उनके भक्तगण जो है वो अबीर गुलाल से होली खेलते हैं। लेकिन पारंपरिक तौर पर और पूरे विधिवत तौर पर होली जो है वो रंग भरी एकादशी से शुरू होती है, क्योंकि उस दिन बाबा विश्वनाथ जो है वो माँ पार्वती का गौना कराने जाते हैं। लिहाजा उस दिन जो है उनके भक्त बनारस की गलियों में जो है वो होली खेलते हुए नजर आते हैं। उस दिन तो बाबा विश्वनाथ जो है वो अपने तमाम गणों के साथ होली खेलते नजर आते हैं, लेकिन दूसरे दिन उनके जो दूसरे गण हैं, जो भूत हैं, प्रेत हैं, जो उनके और तमाम ऐसे गण हैं जो मणिकर्णिका घाट पर रहते हैं, वो होली नहीं खेल पाते हैं। तो दूसरे दिन रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन चिता भस्म की होली खेली जाती है। और चिता भस्म की होली के लिए अगर हम आपको दिखाएं तो बनारस की जो परंपरा है वो जलती हुई चिताओं के बीच में उसके राख से जो है वो होली खेलते हैं। और मान्यता ये है कि वो उस दिन जो है वो यहाँ आते हैं, जो रंग भरी एकादशी के दिन जब वो रंग खेलते हैं तो उसके बाद जब आकर के वो जो है यहाँ पर जो है वो लोगों को जो है वो अपना रंग छुड़ाते हैं। रंग छुड़ाने के साथ साथ जो है वो उन लोगों के साथ, उनके गणों के साथ होली खेलते हैं। डमरू के थाप बजते रहते हैं, उन डमरू के बीच में जो है उनके भक्तगण जो है वो सभी जो है उस समय होली के मूड में रहते हैं। आप बनारस के इस मणिकर्णिका घाट में भी आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से लोग जो है वो होली खेल रहे हैं। उसके मस्ती में सराबोर है, क्योंकि ये शिव की नगरी है और शिव जो है वो कण कण में है। लिहाजा जो है वो शिव की जो ये होली है और ये जो होली का जो ये रंग है वो होली तक पूरा चलेगा। लेकिन जो चिता भस्म की होली है वो बनारस में अकेली खेली जाती है। तो हम आपको इस होली के बीच में छोड़े जाते हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो 5 की बात में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।